सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग या नहीं हो रही है उसके हवाले से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डू वी हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। देखिए ये जवाब आपका अच्छा नहीं है, आपके हक में, बिकॉज इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन तो डेफिनेटली आई विल आस्क। Yesterday we stopped by with the behavior of cells in the tissue culture media, right? तो हमने डिस्कस किया था कि हाउ दे बिहेव और उनका शेप कैसे होता है, मोटिलिटी कैसे होती है, सो दैट वी कैन करस्पॉन्ड देयर बिहेवियर इन देयर नेचुरल निश, ठीक है, कि वो नेचुरली कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमने ऐड किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेट्री डिश में, एक सेल कल्चर क्लास में, इफ वी मिक्स इक्वल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स, तो अगर उस सेल का डबलिंग टाइम 24 आवर है, तो 24 आवर्स के बाद क्या होगा? व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लास? नॉर्मल ज़्यादा होंगे नॉर्मल, मतलब किस प्रोपोर्शन में होंगे? कोई है एक्सपेक्टेशन? दोनों इक्वल नंबर में उनको मिक्स करें, और अगर उनका डबलिंग टाइम 24 आवर है तो 24 आवर्स के बाद और इवन 48 आवर्स के बाद चलेगा, तो व्हाट वी शैल एक्सपेक्ट? more number of transformed cells और जो नॉर्मल है वो नॉर्मली ग्रो करेंगे, जबकि जो कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म सेल्स है वो ज़्यादा ग्रो। नॉर्मल से तो स्टार्ट होता है और ट्यूमर सेल्स का पेस स्लो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कैंसर है। और अगर पेट्री डिश में बात करें तो शायद ज़्यादा ही होगा नॉर्मल सेल के कंपेरेटिवली। सारे कैंसर ये कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो टाइम लगता है कैंसर को पूरा ओवरटेक करने में, बट डेफिनेटली वी विल हैव मोर कैंसर सेल्स कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था दे डोंट नीड अटैचमेंट टू द सरफेस, दे ग्रो विदाउट एनी पॉजिटिव सिग्नल, they don't respect for any inhibitory signal, so that's why they can overcome all of the normal cells or at least a huge proportion of the normal cells, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैंसर सेल्स हैं they have what they have, हम एक टर्म बार बार यूज करें, they would have a selective advantage, ठीक है। selective advantage क्या होता है किसी भी सेल का, किसी भी कैंसर सेल्स के जो सिलेक्टिव एडवांटेज होता है वो उसको क्या देता है? We were discussing this since 2 days. Ability to bypass normal proliferation, ability to bypass immune system. Advantage over cell deaths in normal cells for survival. Okay, so ये है मेरा सवाल। ऊपर की जो आपने फिगर थी वहाँ पे देखते हुए explain how the loss of contact inhibition provides a fitness advantage to the transformed cells, and why would natural selection favor these cells during cancer development? जो ट्रांसफॉर्म सेल्स में जो रिक्वायर्ड म्यूटेशंस है, अगर तो वो फैसिलिटेट कर रही है, लाइक जैसे ऐसे पाथवेज को जो कि प्रोलिफरेशन में हेल्प करें, सर्वाइवल ग्रोथ में हेल्प करें। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो स्टेरॉइड सल्फेटेज एंजाइम है, तो वो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस ज़्यादा करवाता है। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो नॉर्मली सेल प्रोलिफरेशन के लिए होता है, तो एक्सेस में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेस सेल ग्रोथ होगी। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये होगा कि जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म सेल्स हो चुके हैं कैंसर के, उनके पास वही जो उनके सर्वाइवल के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड है वही नेचुरली आगे सेलेक्ट होके आएंगी। इवन कि अगर थेरेपेटिक प्रेशर भी है तब भी वो क्लोन्स आगे सर्वाइव करेंगे जो कि उस ड्रग
को सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब ये बताएं कि why would these cells be selected for during the natural selection process? क्यों वही सेल्स जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उनका नेचुरल सिलेक्शन क्यों हो रहा है? Why they are selected? Normal cells भी हैं, yes, because they are capable of surviving in a very minimum nutrients with a very less oxygen, and they are surviving in the scarce environment. They don't need specific space, they don't need attachments, so anything that can survive with the minimum substances, it can have a chance to be naturally selected. ठीक है? So ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे पूरे लेक्चर का एक तरह से पूरा एसेंस है कि why cancer cells have this natural selection, ठीक है, and what is the selective advantage, और selective advantage हर कैंसर टाइप के लिए कोई डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक के अंदर सेलेक्टिव एडवांटेज ये हो सकता है कि वो फिटनेस में इम्प्रूव हो गया, ठीक है। पहला उसको एडवांटेज ये हो गया कि इट इज फिटेड टू द बेस्ट टू दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे वो मौजूद है। इट कैन इंक्रीज इन मास क्विकली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अब एज ए रिजल्ट होगा ये कि जब वो क्विकली फिट हो गया, क्विकली प्रोलिफरेट कर रहा है, तो वो दूसरे सेल्स के मुकाबले में ये उसका सेलेक्टिव एडवांटेज है, ठीक है। एंड इन्हीं बेसिस के ऊपर वो क्विकली प्रोलिफरेट एंड डिवाइड होगा, ठीक है। कैंसर सेल्स होती हैं वो लो न्यूट्रिएंट्स में सर्वाइव करती हैं और उनको जो है लेस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत नहीं, दे कैन सर्वाइव, लेकिन ज्यादा हो तो वो किसको नहीं चाहिए। लेकिन यार मुझे ये पता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं इतना फास्ट ग्रोइंग होते हैं कि वो उनको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि हाइपोक्सिया हो जाता है और एपिलेमिक में ट्रांजिशन होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। ये बात नहीं है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है, एंड देयरफॉर एंजियोजेनेसिस का मैकेनिज्म होता है, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं, बट द थिंग इज दे कैन सर्वाइव विद मिनिमम ऑक्सीजन, ठीक है। ये इनमें और नॉर्मल सेल्स के अंदर डिफरेंस है। ऑलराइट, सो अनदर थिंग जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कल देखे थे, हॉलमार्क्स पढ़े थे, उनमें से सेकंड ये है कि ह्यूमन कैंसर सेल्स एस्केप अ बिल्ट इन लिमिट टू सेल प्रोलिफरेशन। वी नो दैट कि हर सेल टाइप जो होती है उसकी एक बिल्ट इन लिमिट होती है कि वो कितनी मर्तबा डिवाइड हो सकता है, उसके बाद वो सेल सेनिसेंस में चला जाता है, ठीक है, और इट कैन बी डाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, आप लोगों में से अगर कोई लोग सेल कल्चर में भी काम कर रहे होंगे तो उसकी बिल्ट इन लिमिट 25 से लेके 50 टाइम्स इट कैन प्रोलिफरेट, उसके बाद उसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है कि अ नंबर ऑफ सेल्स हैव टेलोमरेज एंजाइम, ठीक है, बट अ लॉट ऑफ सेल्स डज नॉट हैव टेलोमरेज एंजाइम। स्पेशली जो हाईली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं उनमें टेलोमरेज एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो सेल्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़ा सा डिवाइड हुए उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, क्योंकि टेलोमरेज एंजाइम चाहिए होता है। क्योंकि आपके जो क्रोमोसोमल एंड्स हैं उनको वो प्रोलॉन्ग रखता है, उनको मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन कैप स्ट्रक्चर जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम है उनके ऊपर डेवलप होता है, ठीक है। तो हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में वो अगर आपके सेल्स का मेंटेन है तो दैट मीन्स कि सेल सिग्नल नहीं कर रहा कि अब इसको डेथ पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आफ्टर एवरी सेल डिवीजन वो शॉर्ट हो रहा है, दैट मीन्स के टेलोमरेज एंजाइम जिस सेल में नहीं है, ठीक है, वहां पे एवरी सेल प्रोलिफरेशन के साथ आपका जो क्रोमोसोमल एंड्स है वो शॉर्ट होंगे, ठीक है, with every cell division, telomerase shortening with each cell division. Sorry, I think ये काम नहीं कर रहा। Every cell division के साथ telomeric जो लेंथ्स हैं वो आपके शॉर्ट होंगे, and that will signal to the cell कि now it should
ईदर गो टू सेमिसेंस और स्टॉप डिवाइडिंग और डाई. ठीक है, तो ये सिग्नल होता है किसी भी सेल के लिए. अब कैंसर सेल्स क्या करते हैं, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं, ये जो आपका एक स्पेसिफिक नंबर होता है इसको कहते हैं रेप्लिकेटिव सेल सेमिसेंस, राइट. नाउ कैंसर सेल्स क्या करते हैं, ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से टीलोमरेज एंजाइम इसको एक्सटेंड करता है. इट हैज इट्स ओन आरएनए विच मैचेस विद द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, और उसकी बेसिस पे it can start producing or it can start extending the lengths of the chromosomes. So human जो cancer cells हैं, how they avoid, they either maintain the activity of the telomerase as they proliferate. So they keep it activated in the cells so that the lengths of the chromosomes are maintained. ठीक है. सेकेंडली क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म पढ़े हैं, आप लोगों ने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म स्टडी किया है, उसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स को रिपेयर किया जाता है. सो दीज सेल्स ऑल्सो रीप्रोग्राम देयर फंक्शन, और क्या करते हैं कि अपने जो क्रोमोसोमल एंड्स हैं उनको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उनकी लेंथ्स को मेंटेन रखते हैं. एज ए रिजल्ट कोई सिग्नल नहीं जा रहा डेथ का सेल को, क्योंकि क्रोमोसोमल एंड्स की लेंथ मेंटेन है. सो देयर इज नो सिग्नल फॉर सेल डेथ, एंड देयरफॉर दीस सेल्स आर कीप प्रोलिफरेटिंग, राइट. वो नहीं आए, इन्होंने उस दिन सवाल किया था टीलोमरेज का. Okay. Sorry? कुछ कहा? All right. So, cancer cells have an abnormal ability to bypass cell death signals, जैसे अभी हमने बात किया, but it does not mean कि cell death बिल्कुल नहीं हो रही होती है. सेल डेथ हो रही होती है टू अ सर्टेन लिमिट, जो हमने होम्योस्टेसिस की पीछे बात की थी कि अगर तो अगर तो नॉर्मल सेल डिवीजन है, नॉर्मल एपोप्टोसिस है, तो सेल आपके होम्योस्टेसिस में है, आपका टिश्यू, आपका जो भी साइट है वो होम्योस्टेसिस में है. बट इफ देयर इज एन इंक्रीज सेल डिवीजन एंड नॉर्मल एपोप्टोसिस, तो ये एक ट्यूमर की साइंस है. ठीक है. अगेन इफ इट्स अ नॉर्मल सेल डिवीजन एंड डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस, this is also a sign of tumor. And in tumor basically we have a combination of both. We have increased cell division and decreased apoptosis. So it's a very complex scenario जहाँ पे आपको ज़्यादा proliferation दिख रही है और less cell death दिख रही है. But it does not mean कि cell death हो नहीं रही है. Cell death हो रही है, और usually जो cell death cancers के केस में हो रही होती है, it's a type of cell death which is called necrosis. ठीक है. नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फर्क पता है ना आप लोगों को? बताएं क्या है? ये वाले तो आप किसी को कुछ समझ नहीं आते, जो आप लोग मिलके एक साथ बोलते हैं ना. ठीक है, ये मुझे पता है इसका क्या मतलब होता है. सॉरी, प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस, एक्सीडेंटल डेथ, नेक्रोसिस. बिल्कुल ठीक है. तो इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता है? हाथ उठा के बताएं जी, आप बताइए. नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है, एंड द अदर इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज बोथ सेल डेथ्स? मैम, एपोप्टोसिस के लिए ह्यूमन सेल्स को मार्क किया जाता है कि ये आउट ऑफ फंक्शन जैसे होता है, सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम सेल प्रोग्राम. और नेक्रोसिस में उन्हें टारगेट किया जाता है on the basis of, I guess, cell signaling or something. I don't know the exact mechanism.
Then necrosis and calcification वगैरह भी जो कि they are much harder in appearance अगर histopathology देखें उनको एग्जामिन करें तो नेक्रोटिक जो टिश्यूज या सेल्स होते हैं उनके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंटल और व्हाटएवर रीजन, और उस वजह से वो हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली टू एपोप्टोटिक सेल्स और टिश्यू क्योंकि वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है तो उसको उस तरह की हार्डनिंग और वो चीज़ नहीं होती। कुछ और ऐड करना चाहिए? अच्छा, एपोप्टोसिस बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। एपोप्टोसिस में यूजुअली सेल डेथ होती है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, सो इट्स अ क्लीन डेथ। और जो आपकी नेक्रोसिस है इट्स अ रप्चर ऑफ द सेल, तो आपके सेल के जो सेलुलर सब्सटेंसेस हैं वे जस्ट रप्चर, और इसके अलावा एक डिक्रीज पीएच भी होती है इन सब्सटेंसेस की, विच इज ऑल्सो डेंजरस टू द इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो relatively light color है, this is showing the necrosis in the lung cancer. This is a lung cancer. All right. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि कैंसर सेल्स जो हैं they take a lot of oxygen. ठीक है, they do have oxygen and but since they are proliferating in a very high speed, so they are always facing less oxygen, क्योंकि डेफिनेटली एक ऐसा टिश्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है, तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन उस तरह पूरी नहीं हो रही होती है। ठीक है, एंड जो हमारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें कार्बन आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है इसमें, और सॉरी ये मेरी न्यू इन्होंने मुझे बताया है, तो जो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं एंड ट्यूमर में डिफरेंसेस हम देखते हैं कि क्या हैं। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैंसर सेल्स हैं दे नीड 100 times हायर ग्लूकोज कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल्स। ठीक है, 100 times हायर ग्लूकोज इनको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनमें ग्लूकोज यूजुअली ब्रोकन डाउन होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट, एंड मोस्ट ऑफ द पायरुवेट इज एंटर्स into the mitochondria and produce ATP by oxidative phosphorylation. ठीक है, हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें ATP प्रोडक्शन हो रही होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इस सारे प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो है वो लैक्टेट साइकिल में भी जाता है। फिर हम अगर बात कर लें ट्यूमर की, विच हैव अ वेरी रिजेंबलिंग मेटाबॉलिज्म एज टू दी प्रोलिफरेटिव टिश्यूज। प्रोलिफरेटिव टिश्यूज वो हैं जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो आपके एम्ब्रियो से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रही होती है वहां पे, और ट्यूमर में दे हैव अ सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो रेड and darker arrow shows the high input of the glucose. ठीक है, very high input of the glucose, and from the glycolysis most of it is used for the building blocks, which means amino acids, lipid synthesis। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे आपके यहाँ से 10% राइट हो रहे हैं, and then rest is going for the pyruvate cycle, and from pyruvate only 5% is utilized for the ATP production. So मुझे ये बताएं कि why cancer cells do not need ATP as much as the normal cells need? ऐसा क्यों है इतना फर्क? कैंसर सेल को ATP नहीं चाहिए है, फंक्शन नहीं करना, फंक्शन नहीं करना, फंक्शन नहीं करना, और Invade cancer require ATP for lactate formation in the urine because of the lack of oxygen, so oxidative stress, that is why lactation
lactic acid basically produce that. In general circumstances you are right actually, but cancer cells में oxygen होने के बावजूद they go for this cycle. This is an aerobic lipolysis. ठीक है? They do have oxygen, but still they prefer this mechanism. Why not this one? Because they are rapidly growing, so they are keeping the energy for the proliferation or something. But ATP तो produce ही बहुत कम होती है. Because they are inhibiting the other cells, so they are utilizing the energy from the host. रैपिडली ग्रोइंग है मैम वो ऑक्सीजन को सेव करेंगे फॉर अदर पर्पसेस सर्वाइवल के लिए नहीं ऑक्सीजन mutations they can't follow the normal pathway because of the mutations at the back they can't follow the normal pathway. That is why they can't form the much oxygen that is required to accelerate the system or the process. ये ग्लाइकोलाइसिस जो है जो कैंसर सेल्स है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. कैंसर सेल्स को तो ये रेट इसलिए बताता है कि वो NADH है वो रीजनरेट होता है, तो ये कंटिन्यूस रहता है टोटल ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस. कैंसर सेल्स का जो फोकस होता है वो प्रोलिफरेटिंग में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी फंक्शन. Exactly. So cancer cells they focus on just proliferation. ठीक है? Their main purpose is just proliferation. ठीक है? They are not focusing on ATP production. आपका भी पार्ट ठीक है कि ATP उनको कोई such फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, कोई वो डेस्टाइन नहीं है कि किडनी का सेल है तो उसको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए उसको इस टाइम तक सर्वाइव करना है और ये चीज़ें उसको प्रोड्यूस करनी है. They just produce ATP just for that time survival. ठीक है? Most of it is used for the lactate generation. जिस साइकिल से they would have NAD. ठीक है? NAD प्रोड्यूस होगा और यहाँ से ये क्या होगा कि एक ये सारा जो इन्वायरमेंट है क्योंकि लैक्टेट साइकिल है तो यहाँ पे आपका एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट होता है. ठीक है? तो ट्यूमर का जो इन्वायरमेंट है इट्स वेरी एसिडिक एंड दिस इज व्हाई दे आल्सो सप्रेस द इम्यून सेल्स इन दिस इन्वायरमेंट. ठीक है? सो बाय कीपिंग दिस साइकिल they are not only promoting the formation of the building blocks. अच्छा, एक यहाँ से आपके building blocks बन रहे हैं amino acids, carbohydrates and lactate cycle से आपके lipid based जो building blocks हैं वो produce हो रहे हैं. Plus it's making the environment very acidic to keep the immune cells away from its environment. ठीक है? How are they surviving? Like, although they are more focused towards the proliferation, but for a long survival, they must need the ATP and the other. But their whole life is not that much long. They are keep surviving by proliferation. They divide हो रहे हैं ना? So divide हो रहे हैं ना continuously. That's why they are. I mean, it's not about their own survival, but they are keep proliferating. तो अपने daughter cells आगे पर फिर daughter cells. This is how they are surviving. All right. So जो कैंसर का एनवायरनमेंट है अगर हम उसकी बात करें वहाँ पे उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विद द ट्यूमर. सो जो ट्यूमर इटसेल्फ है इसका अपना रोल है. डेफिनेटली इट हैज़ अ लॉट ऑफ ड्राइवर म्यूटेशंस. ठीक है? और इट हैज़ अ लॉट ऑफ पैसेंजर म्यूटेशंस. आप लोग अभी कैंसर क्रिटिकल जीन्स का पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे तो यू विल लर्न के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के ड्राइवर म्यूटेशंस होती हैं, पैसेंजर म्यूटेशंस होती हैं. मतलब दे हैव देयर ओन रीप्रोग्रामिंग ऑफ ऑल देयर सेल्स एंड ह्यूज सेटअप. But what they do, they also modify their environment cells, their surrounding cells. और उस सारे जो आपका participating components हैं जो कि normal हैं, we call them stroma. ठीक है? स्ट्रोमा कहते हैं सारे को, जिसके components में क्या क्या आ जाता है. ट्यूमर एसोसिएटेड इम्यून सेल्स हैं,
पेरिसाइट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, फिब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, ये तमाम चीज़ें जो इसको सराउंड कर रही हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो है वो इनका काम सिर्फ उसको एक पैसिवली देखना नहीं है। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ पैसिव बायस्टैंडर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रोल इन इट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। ठीक है, और जब भी हम ट्यूमर मेटास्टेसिस की बात करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे देखा गया है कि जब आप किसी एक ट्यूमर की साइड से कुछ सेल्स को उठा के आपने माइस में इंजेक्ट किया टू द सेम साइड और यू इंजेक्टेड इन डिफरेंट पोजीशंस, तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर मेटास्टेसाइज नहीं हो पाता। So one of the reason is also its stroma, क्योंकि it's highly dependent on its modified stroma, because जैसे मैंने बोला कि ये just एक passive bystander नहीं है, but there is a strong communication between the tumor cells and the stromal cells. ठीक है, वो कैसे होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं they secrete signals टू दी स्ट्रोमल सेल्स, उनमें से जितने भी हैं ये फिब्रोब्लास्ट हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, इनको ये सिग्नल करते हैं एज ए रिस्पॉन्स। ये जो सेल्स हैं दे ऑल्सो सिग्नल इट बैक। ठीक है, एंड दे बोथ ऑल्सो सिक्रीट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स टू मॉडिफाई द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू कंफर्ट ऑफ देयर ओन। समझ रहे हैं? So that it can provide a very suitable niche to the tumor cells, right? और यही वजह है कि जो ट्यूमर्स हैं, उनको मेटास्टेसाइज होने में दिस इज वन ऑफ द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, जिसमें कि आप जब ट्यूमर का कोई सेल किसी और जगह पे जाके अगर वो कॉलोनाइज करने की कोशिश करता है तो इट्स नॉट जस्ट द ट्यूमर सेल, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उसको वो मॉडिफाइड स्ट्रोमा नहीं मिल रहा, सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई मीन द चांसेस आर 1 from millions। पता है आपको कि जो मेटास्टेसिस है वो एक बहुत आसान मैकेनिज्म नहीं है। इट इज अबाउट लाइक फ्रॉम 1000 में से कोई एक सेल बाय चांस जाके मेटास्टेसाइज हो सकता है, राइट? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैम एक और मेरे माइंड में फिनोमेना आया, जैसे कि कुछ सेल्स हैं जो ट्यूमर सेल से रिलीज होती है, लाइक जब हाइपोक्सिया इस तरह की कंडीशन आती है तो जिनको हम CTCs कहते हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स का ये है कि जब वो बॉडी में मूव करते हैं और जब भी जाके किसी दूसरी जगह पर प्लेस होते हैं, दे सेंड सिग्नल्स, वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। और सेल टू सेल कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली होता है कि जो जिस सेल को वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनके सिग्नल्स में भी वो चेंजेस प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो ऑलरेडी एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो CTC सेल्स जो होते हैं, अभी हम उसकी बात भी करेंगे, जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होते हैं। These are the cells which are released from any side from the tumor and they enter in the circulation. ठीक है, और they can be in the form of clumps, they can be single cells। सही है। अब अगेन उनका जो मैकेनिज्म है ना, वही जो मैं बात कर रही हूँ कि जो उनका काम असल में वो रिलीज इसलिए होते हैं कि वो मेटास्टेसाइज करें, किसी दूसरे टिश्यू पे जाते हैं। डेफिनेटली दे विल सिग्नल द अदर सेल्स इफ इट इज cancerous or not, but the chances of making a new colony at the other side is not a very easy task, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड का सेल आया है। ठीक है, यू कैन से लंग का सेल है जो कि लिवर की साइड पे जा रहा है। ठीक है, एंड स्टार्ट्स टू कॉलोनाइज और स्टार्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनी देयर। इट्स नॉट इजी क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। तो यू कैन फाइंड CTC इन कैंसर पेशेंट्स, ब्लड में डेफिनेटली होते हैं, बहुत कम होते हैं,
बट दे आर देयर, तो वो मिल जाते हैं। लेकिन वो क्या वो कॉलोनाइज कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। दिस इज यू नो द बिगेस्ट चैलेंज कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। डेफिनेटली इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैंसर पेशेंट दिस इज अ गुड थिंग कि वो कॉलोनाइज नहीं कर पा रहे, एंड बट इफ दे कैन, बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग, दे आर पार्ट ऑफ दी सर्कुलेशन, तो अगर दे आर सक्सेसफुल तो वो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक वी कैन से इसी वजह से रिकरेंस में बहुत टाइम लग जाता है कि ताकि वो अपने लिए वो वाला एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर लें। एग्जैक्टली सेल्स को इस तरह मॉडिफाई कर सकें कि वो दोबारा रिकरेंस के भी बेसिकली बहुत सारे रीजंस है। एक दिस इज वन, देन हेट्रोजेनिटी, क्योंकि आप एक पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, द अदर पॉपुलेशन हैव डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेशंस। फिर ये हैं CTCs हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस रिकरेंस के भी। So tumor cells basically they manipulate also the immune system. हमें पता है कि immune cells का काम क्या है, क्यों अभी तक उन्होंने नहीं ट्यूमर को किल किया। जब पहला सेल जिसने सारा चीज डिसओबे किया, तो why didn't the immune cell came into play and kill that cell? Why? So it modified the immune system by two ways. Number one, it invoke an inflammatory reaction. एक ऐसा रिएक्शन जैसे sort of इंजरी कहीं पे होती है, उस तरह का एक inflammatory reaction ये प्रोड्यूस करते हैं ट्यूमर सेल्स, एंड दे यूज इट एक्चुअली इन देयर ओन फेवर। कैसे? they attract signaling molecules and stimulate the formation of new blood vessels, a process termed as angiogenesis. ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स जो आपका ट्यूमर साइट है वहां पे वो जनरेट कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ किलिंग देमसेल्फ, इम्यून सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, साइटोकाइंस एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो उनको हेल्प करें प्रोपोगेट करने में। तो ये बिल्कुल उलट काम इस इम्यून सिस्टम से हमारे लेते हैं। सेकेंडली, they also establish immunosuppressive environment, जो हमने अभी बात की थी कि they produce an acidic pH, जिसकी वजह से वो एक immunosuppressive environment produce करते हैं और block करते हैं activation of white blood cells की, which leads to its destruction. आप आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के सेक्शन में, वहाँ पे आप देखेंगे कि there are some molecules which are used to tackle this immunosuppressive environment of the tumor. क्योंकि जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है तो it's not a single thing to be targeted, बल्कि different perspective से उसको देखा जाता है। तो immunosuppressive भी दिए जाते हैं, पर अगेन क्या वो पेशेंट के लिए सही है? immunosuppressive अगर ड्रग्स दी जा रही है नहीं। जिस तरह हमारे पास ल्यूकेमिया का केस होता है, लिम्फोमा वगैरह, उसमें ये होता है कि बेसिकली वो जो पेशेंट होती है उसकी एट एंड जो डेथ होती है वो उस ट्यूमर की वजह से या उस कैंसर की वजह से नहीं होती है, इस वजह से होती है क्योंकि उसको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं। डेट एंड जो उसका ल्यूकेमिया होता है वो नो पेट जो है वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन कोई सेकेंडरी अगर कोई और इन्फेक्शन होता है तो उसको उससे डेथ हो जाती है। अगर सिंपल उसको मलेरिया या निमोनिया होगा तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसका इम्यून सिस्टम उतना सप्रेस हो जाता है। मैडम, ये जो एंजियोजेनेसिस है ये ट्यूमर सेल के लिए ही यूज होगा या इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना जो कि आपके जो बॉडी है उसमें हो रहा होता है एंजियोजेनेसिस, बट ट्यूमर सेल्स दे यूज इट फॉर देयर ओन फेवर। अपने जहाँ पे ब्लड, अब एक जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का टिश्यू है जहाँ पे यूजुअली ब्लड वेसल्स नहीं है क्योंकि वो तो नया जनरेट हुआ है, तो they modify the system to get these vessels inside the tumor ताकि उनको ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स तमाम उसी तरह सप्लाई हो जैसे किसी नॉर्मल टिश्यू को सप्लाई होते हैं। Autoimmune disorders में और angiogenesis, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में नहीं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तो आपके अपने जो इम्यून सिस्टम का इम्यून सिस्टम सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं किसी सेल्स को वो रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन कर रहा होता है,
तो वहाँ पे एंजियोजेनेसिस तो नहीं हो रहा होगा. All right. So cancer cells must survive and proliferate in a foreign environment. If they want to establish a colony, they must survive and proliferate in a foreign environment. Metastasis is responsible for 90% cancer-related deaths. So any जो हमने शुरू में भी बात की थी कि benign tumors जो हैं उनको easily क्योर किया जा सकता है. They can be completely curable. बहुत सारे कैंसर, बहुत सारे ट्यूमर्स की टाइप में completely क्योर हो सकते हैं. But once it's a cancer, it's almost impossible to eradicate it. ठीक है. और ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहला इट मस्ट इन्वेड अ लोकल टिश्यू एंड अ वेसल. ठीक है. सेकेंडली इट शुड मूव थ्रू द सर्कुलेशन एंड देन इट शुड लीव द वेसल, एस्टैब्लिश न्यू सेलुलर कॉलोनीज एट द डिस्टेंट साइट्स. ये जितने भी स्टेप्स हैं चारों के चारों, ये तमाम के तमाम रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं. रेट लिमिटिंग स्टेप्स का मतलब है हर स्टेप पे स्टॉप हो सकता है. एग्जैक्टली. हर स्टेप जो है वो कहीं पे जाके स्टॉप हो सकता है. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो पूरा एंड तक जाके कंप्लीट होगा. And invasiveness, basically, it requires a disruption of the adhesive mechanism that normally keeps cells tethered to their proper neighbors and to the extracellular matrix. So, जो adherent property है cells की, especially in case of epithelial cells, this is one of the primary characters जो कि cancer cells lose कर देते हैं, and they acquire the property of the more or less mesenchymal cells, and this phenomena is called epithelial to mesenchymal transition or EMT. ठीक है. आप लोग अभी जब टॉपिक कवर करेंगे कैंसर क्रिटिकल जीन्स का, देन यू विल आल्सो लर्न कि देयर आर ईक एडहेरेंस. ठीक है. ईक एडहेरेंट की जो जीन है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कैंसर क्रिटिकल जीन जो कि कैंसर में एज ए मार्कर भी यूज होती है. और ईक एडहेरेंट बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे होते हैं इन अ ह्यूज नंबर. व्हाट दे डू, दे कीप द सेल्स एडहियर टू देयर प्लेस. ठीक है. एंड जब आपका सेल रीप्रोग्राम हो जाता है, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, सो दे लूज दीज ईक एडहेरेंस फ्रॉम द सरफेस. देन देयर इज नो कनेक्शन of these cells with the surface. They can leave their host, their home place, and they can enter into the blood circulation through lymph nodes or through blood vessels. ठीक है. So this process is called epithelial to mesenchymal transition, EMT transition. This is a well-known mechanism. But still, there are a lot of things that are required to be studied, required to be researched. ये जो mechanism है metastasis का, it is still not well understood. ठीक है. So the establishment of colonies in distant organs begins with entry into the circulation. और ये हैं steps जिनकी हम बात कर रहे थे कि दिस इज अ बेसल लैमिना, दिस इज नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. एंड व्हेन द सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, व्हाट दे डू, दे इनिशियली मेक अ बेनाइन ट्यूमर इन एपिथेलियम. आप देख रहे हैं कि डिसऑर्गेनाइज किस्म की ग्रोथ है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, एक जो इक्वल नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए वो नहीं है. एवरीथिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड. Now, when cells become invasive,
they enter into the capillary, जो कि इनके nearest basal lamina से nearest है, they can enter into the capillary. अब from here it can be a lymphatic vessel or it can be a blood vessel. Usually जो lymphatic vessels हैं they are not that much thin जितनी के blood vessels होती हैं, तो lymph vessels से pass on करना इनके लिए ज़्यादा easy होता है. They can enter in the clumps, ठीक है, यानी कि जो aggregate of cells हैं वो enter हो सकते हैं through lymphatic vessels. And most of the time if they enter through the lymphatic vessel they produce cancers of the lymphatic nodes, ठीक है, lymphatic nodes के cancer ये develop करते हैं. And if they enter through the bloodstream it is usually in the form of the single cell, जो अभी हम CTC की बात कर रहे थे, तो they are mostly in the form of circulating tumor cells, single cell होते हैं. So initially they adhere to the blood vessel wall, and from this wall they start to penetrate or escape into a nearby tissue, ठीक है. अब ये जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट लाइकली दे कैन बी किल्ड, दे कैन बी डाई, सही है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ से जितने भी स्टेप्स हैं ये पास ऑन हो सके, बट वी आर गोइंग थ्रू इट, ठीक है. तो इफ इट escapes to the nearby tissue and initially it will make a micrometastasis, यानी कुछ सेल्स वहाँ पे रिजाइड करेंगे और डिवाइड होंगे. इफ दे कैन सर्वाइव it can make a full blown cancer, ठीक है, full blown metastasis में convert हो सकता है. And sometimes it's also possible कि even after hundreds of cell division it cannot permanently reside to this site and it can eventually die. जैसे आपने कहा कि lymphatic उसमें भी एंटर हो सकते हैं और इधर इन दी ब्लड. अब जिसमें से हम देखते हैं कि जब कैंसर मेटास्टेसाइज होता है तो वो लिम्फ नोड्स में भी होता है. सो जो लिम्फ नोड में जो कैंसर सेल्स एंटर होते हैं वेदर दे स्टे इन द लिम्फ नोड्स और दे कैन एंटर They can also enter into the blood vessels, इनटू द नो, but the chances are more that they can develop the lymph node metastasize. तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है मैम वो थोड़ा सा और इससे आगे एक्सटेंड करूँगी मैं कि लिम्फ नोड्स में जब एंटर हो जाते हैं कैंसर सेल्स मेटास्टेसाइज होते हैं, क्या ये किसी और टिश्यू में जाके मेटास्टेसाइज हो सकते हैं वहाँ से दोबारा से सीक्रेट होके, या मेटास्टेसिस अगर किसी और टिश्यू में हो रही है तो वो कैंसर सेल्स ब्लड स्ट्रीम में ही एंटर होंगे देन वो किसी और टिश्यू में एंटर हो सकते हैं. लिम्फ नोड से भी वो डिफरेंट टिश्यूज में डाल सकते हैं. They can, because our circulatory system is passing through all of our body, सही है. तो लिम्फ नोड में भी तो ब्लड सप्लाई है ना, तो वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है. इट्स पॉसिबल, ठीक है, थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल, बट वी हैव टू चेक कि ऐसे कैंसर्स हैं रिपोर्टेड हैं. इस तरह ये हम कैंसर की स्टेजिंग देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अगर वो नियर बाय नोड में अगर गया तो वो स्टेज 1 हम इसको कंसिडर करते हैं. तो अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम जब ब्लड वेसल में चला जाता है तो फिर क्या हम इसको स्टेज डिक्लेयर नहीं करते हैं कि वो इस तरह हम जस्ट ब्लड में एंटर होने से नहीं, ब्लड वेसल ब्लड वेसल में एंटर होने से नहीं होगा ये स्टेजेस के कोई. तो ये स्टेजिंग हम नोड की बेस पे ही करते हैं, लिम्फ सिस्टम की बेस पे. and the number of tissues it has in various number of tissues or the size. स्टेज 1 पे कह गया कि अगर वो नियर बाय लिम्फ नोड में इन्वेड कर गया तो वो स्टेज 1 है. लेकिन वो लिम्फ नोड की बजाय किसी नियर बाय ब्लड वेसल में इन्वेड करता है तो फिर हम उसको स्टेज डिक्लेयर नहीं करते हैं. Blood vessel just a circulatory system है, वो it's just a tracking, it's a road to the different states. चांसेस मोर होंगे कि वो मेटास्टेसाइज हो जाए कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाए. मेटास्टेसिस You cannot say, for every patient, for every cancer, things are different. तो आप सिर्फ सर्कुलेशन में आने से नहीं कह सकते. Yes. Any questions, students? Okay. तो I think ये मेरी तरफ से लास्ट स्लाइड है.
जहाँ तक मैंने डेलिब्रेट करना था, आगे से अब आपका काम शुरू हो रहा है. सो जाते. सो द क्वेश्चन इज, पेपर्स निकाल लें. जिसको मैंने टूल्स ही कहा है कि आप लोगों का एक रिस्पॉन्स ऑलरेडी मेरे पास है, तो दैट विल ऑल्सो बी मार्क्ड विद द नंबर. तो पढ़ सकते हैं ना. ओके, एंड वी हैव 3 minutes approximately. We have approximately 3 minutes. जल्दी करें, इसके बाद दूसरे सवाल दें. आधा मिनट आप लोगों ने पेपर और पेन पास करने में लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. I'm sure ये
क्वेश्चन नंबर डालें और टार लें. 30 seconds would be enough. हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे. जी, हमने फर्स्ट डे सेकंड डे डिस्कस कर लिया. फर्स्ट सेकंड डे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया. इसमें जस्ट आपने टर्म लिखी और पूरा नहीं करना. हमने ये भी डिस्कस किया. चलो, यू हैव 2 minutes टू राइट. जिन लोगों ने क्लास ली है वो लिख लेंगे आराम से.
चलो हो गए, जल्दी से कलेक्ट करें। नाम लिखें, सब लोग अपने नाम लिखें, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके फाइनल एग्जाम के लिए आई रिकमेंड कि आप लोग बी सेल से जो चैप्टर नंबर 20 से स्टडी करेंगे। मैंने सारा लेक्चर कहीं प्रिपेयर किया और तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर लें। स्लाइड्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप टाइम है ठीक मैम आपने कॉपी करनी थैंक यू मैम।